हाय फ्रेंड्स, आज हम दृष्टि आईएएस का मेंस कैप्सूल सीरीज से जीएस 1 पेपर का सेकंड लेक्चर अटेंड करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो काम के साथ आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं या जिनके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो वो कम टाइम में कम पैसों में हमारे वीडियो देखकर आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में फारसी साहित्यिक स्रोत उस काल के युगबोध का प्रतिबिंब है। टिप्पणी कीजिए। भारत में तुर्की सल्तनत की स्थापना के साथ राजकीय या दरबारी लेखन के रूप में फारसी भाषा को अपना लिया गया। सल्तनत और मुगल इतिहास को जानने के लिए प्रमुख और प्राथमिक स्रोत के रूप में फारसी तारीख रचनाएं महत्वपूर्ण है। हसन निजामी कृत ताजुल मासिर में गोरी के आक्रमण और गुलाम वंश का आरंभिक इतिहास लिखा गया। इस इतिहास को मिनहाज सिराज ने अपनी कृति तबकात ए नासिरी में आगे बढ़ाया। उनके इतिहास को और आगे बढ़ाते हुए जियाउद्दीन बरनी ने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की। उसने न केवल समकालीन शासकों की नीतियों और कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया, अपितु उनकी समीक्षा भी प्रस्तुत की। यहाँ तक कि राजत्व से संबंधित ग्रंथ फतवाए जहांदारी की रचना कर सुल्तान कर्तव्य की व्याख्या भी कर डाली। तारीख ए सलातीन ए अफ़गानिया लिखकर अहमद यादगार ने सल्तनत के इतिहास को अफ़गान शासकों के इतिहास तक विस्तृत कर दिया। उसके पश्चात अबुल फजल के अकबरनामा ने फारसी ऐतिहासिक महाकाव्य की ख्याति अर्जित की। इसी के एक भाग आइन ए अकबरी में तत्कालीन अर्थव्यवस्था का सांख्यिकीय लेखा जोखा और सामाजिक स्थिति पर भी विस्तृत प्रकाश डाला गया है। सल्तनतकालीन अमीर खुसरो अपने लेखन में एक कवि का माधुर्य घोलते हैं। उन्होंने न केवल ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे बल्कि भाषागत प्रयोग करते हुए फारसी और हिंदवी मिश्रित छंदों को भी रचना की। अपनी कृति नूह सिपीहर में अमीर खुसरो भारत, उसकी जलवायु, उसके पेड़ पौधे, पशु पक्षी, भारत के लोग सबकी प्रशंसा करते नजर आते हैं। वे अपने आप को तूती ए हिंद यानी भारत का तोता कहते हैं। उन्होंने अपने लेखन से हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के आरंभिक विकास को गति प्रदान की। मध्यकालीन फारसी साहित्य में बड़ी संख्या में धार्मिक और दार्शनिक साहित्य की भी रचना हुई। फारसी साहित्य की एक विशिष्ट शैली मलफूजात के रूप में प्राप्त होती है। प्रसिद्ध चिश्ती सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के मलफूजात फवायद उल फुआद के नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी रचना अमीर हसन सिज्जी ने की थी। मलफूजातों ने सूफी संतों का जीवन वृत्त और तत्कालीन सामाजिक धार्मिक जीवन का परिचय मिलता है। सल्तनत काल से शुरू होकर मुगल काल तक संस्कृत कृतियों का फारसी में अनुवाद कर फारसी को युगीन साहित्य बनाने का प्रयास किया गया। वस्तुतः इस कदम से फारसी को एक समन्वित संस्कृति के साहित्य के रूप में विकसित किया गया। सर्वप्रथम जिया नक्शबी ने संस्कृत कहानियों का तूतीनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया। फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने राज्य सहायता देकर संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन ने महाभारत और राजतरंगिणी का अनुवाद फारसी भाषा में करवाकर उसे समृद्ध बनाया। अकबर ने भी अनुवाद विभाग स्थापित कर वेदों, महाभारत, लीलावती आदि संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, जिसका पहली बार यूरोपीय भाषा में अनुवाद कर यूरोप के लोग उपनिषदों से परिचित हुए और भारतीय दर्शन से अभिभूत हो गए।
इस प्रकार हम देखते हैं कि फारसी साहित्य तत्कालीन राजदरबार समाज, अर्थव्यवस्था, दर्शन, धर्म आदि सभी विषयों पर आगामी कृतियों के माध्यम से युगबोध को प्रतिबिंबित करते हुए भारतीय समन्वित संस्कृति को दर्शाता है। धीरे धीरे हिंदू लेखक भी फारसी में लिखते हुए दिखाई देने लगते हैं, यथा भीमसेन कृत नुस्खा ए दिलखुशा, ईश्वरदास कृत फुतुहात ए आलमगीरी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण को स्पष्ट करते हुए बताएं कि किस प्रकार यह सांस्कृतिक भिन्नता से अलग है। साथ ही यह बताएं कि भारत में संस्कृतिकरण किस सीमा तक विद्यमान है। उत्तर है, संस्कृतिकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जब किसी समाज में निम्न जातियां उच्च जातियों का अनुकरण करती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में किसी जाति अथवा समूह के रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति किसी उच्च या प्रभावशाली जाति के अनुरूप परिवर्तित हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सांस्कृतिक भिन्नता से तात्पर्य समाज के हर वर्ग, जाति या समुदाय की अपनी विशिष्ट संस्कृति होने से है, जो कि उनको एक वर्ग, जाति या समुदाय से अलग पहचान दिलाती है। भारतीय समाज में संस्कृतिकरण का सर्वाधिक प्रभाव निम्न जातियों तथा जनजातियों पर हुआ है, जिसके वर्तमान में कई उदाहरण देखे जा सकते हैं, जैसे निम्न जातियों में ब्राह्मणों की भांति शाकाहार को अपनाना, जनजातियों में सिंदूर, टीका तथा धागा बांधना, निम्न जातियों में जनेऊ पहनने तथा कन्यादान करने का प्रचलन, जनजातियों में मूर्ति पूजा, हिंदू वैवाहिक कर्मकांडों का अनुकरण आदि कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। संस्कृतिकरण के द्वारा सामाजिक संरचना में ऊंचे पद पर दावा किया जाता है। बहुधा इसका परिणाम ऊर्ध्वोन्मुख गतिशीलता के रूप में देखा जाता है, किंतु दूसरी तरफ सांस्कृतिक भिन्नता में कमी आती है। पुरापाषाण युग की चित्रकारी न केवल तत्कालीन कला के ज्ञान को प्रस्तुत करती है, अपितु उस काल के सामाजिक जीवन को भी प्रदर्शित करती है। स्पष्ट कीजिए। चित्रकला किसी भी काल के सामाजिक जीवन, ज्ञान के स्तर तथा सांस्कृतिक पहलुओं को एक समन्वित रूप प्रस्तुत करती है। इसी परिप्रेक्ष्य में पुरापाषाण युग की चित्रकारी भी तात्कालिक समय के अनेक पक्षों पर व्यापक प्रकाश डालती है। पुरापाषाण कालीन संस्कृति का अभ्युदय अभिनूतन युग में हुआ था। इस काल में चित्रकारी मूलतः पत्थरों पर खुदाई द्वारा की जाती थी। चित्रकारी में पशुओं एवं फल फूल का प्रयोग किया जाता था। इस काल की सबसे पुरानी चित्रकला के स्रोत विंध्य क्षेत्र में भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। उत्तर पुरापाषाण काल में हरे एवं लाल रंगों के प्रयोग से जानवरों की चित्रकारी इनके रंगों के प्रयोग के प्रति समझ को दर्शाता है। इस काल के खुदाई एवं चित्रकारी के स्रोतों से पता चलता है कि शिकार ही जीवन यापन का एक प्रमुख साधन था। इन चित्रों में बनी शारीरिक संरचना के आधार पर पुरुष और स्त्री में सरलता से भेद किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक जीवन के संदर्भ में यह चित्रकला इनके छोटे छोटे समूह में निवास करने तथा पशुओं एवं पेड़ पौधों पर इनकी निर्भरता को इंगित करती है। मनुष्य इस काल में मुख्यतः एक शिकारी एवं संग्रहकर्ता की भूमिका में था। थर्ड क्वेश्चन, मथुरा शैली की मूर्तियों ने धार्मिक सहिष्णुता के पक्ष के साथ साथ शासकों की प्रतिमाओं के माध्यम से देवत्व के सिद्धांत को भी प्रस्तुत किया। विश्लेषण कीजिए। उत्तर है, मथुरा कला का आरंभ लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ, जो लगभग पहली शताब्दी ईस्वी तक अपनी परिपक्वता को प्राप्त हुई। इस शैली का प्रमुख केंद्र मथुरा था। लगभग 400 वर्ष के अपने जीवन काल में इस कला केंद्र द्वारा विभिन्न धर्मों, शासकों तथा सामंतों की मूर्तियां निर्मित की गई।
धार्मिक सहिष्णुता की दृष्टि से इस शैली में बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण तीनों धर्मों की मूर्तियां निर्मित की गई। बुद्ध की बोधिसत्व अभय मुद्रा जैसी प्रसिद्ध मूर्तियों का निर्माण इसी शैली के अंतर्गत सामने आया। तो वही मथुरा में कंकाली टीला से कई जैन मूर्तियां भी मिली है। इनमें पार्श्वनाथ को सांपों के साथ एवं ऋषभदेव को कंधे पर झूले बालों के साथ देखा जा सकता है। इसी तरह ब्राह्मण धर्म की शिव प्रतिमा, लक्ष्मी एवं सूर्य की मूर्तियों का निर्माण भी इसी शैली के अंतर्गत किया गया है। धार्मिक मूर्तियों के अतिरिक्त इस शैली में अनेक राजाओं जैसे कनिष्क की विशाल प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई है। संभव है कि इन प्रशासकों की विशाल प्रतिमाओं का निर्माण मध्य एशिया में प्रचलित देवत्व के सिद्धांत से प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के समाज को जिन विचारकों ने प्रभावित किया, कबीर उनमें से प्रमुख है। कबीर के विचारों की वर्तमान में प्रासंगिकता व तार्किकता का कथन के आलोक में परीक्षण कीजिए। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 शब्द में लिखना है। उत्तर है, भारतीय सामाजिक जीवन को अपनी क्रांतिकारी चेतना से प्रभावित करने वाले विचारकों में कबीर का नाम सर्वोपरि है। कबीर ने मध्यकालीन समाज की विषमताओं एवं कुरीतियों को न सिर्फ पहचाना बल्कि उन्हें समाज से दूर करने के लिए प्रयास भी किए। कबीर ने भक्तिकालीन अंधविश्वासों, दकियानुसी, अमानवीय मान्यताओं तथा अतार्किक रूढ़ियों की कटु आलोचना तो की, साथ ही समाज, धर्म तथा दर्शन के क्षेत्र में एक नवीन निर्गुण विचारधारा को प्रोत्साहित भी किया। तत्कालीन रूढ़िगत सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों में कबीर ने धर्म की सहजता, भक्ति की सुगमता पर बल दिया। धार्मिक आडंबरों की कटु आलोचना की, कथनी की जगह करनी, आडंबर की जगह आचरण तथा व्यक्ति के भीतर से बेहतर के सच्चे नायक को तरजीह दी। अपने वचनों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया। पहली बार धर्म को अकर्मण्यता की भूमि से हटाकर कर्मयोगी की भूमि पर लाकर खड़ा किया। इतना ही नहीं, कबीर ने संत होते हुए भी गृहस्थ जीवन जिया एवं इहलोक पर जोर दिया। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में जहाँ एक तरफ विज्ञान तकनीकी का विकास अपने उन्नत स्तर पर है, तो वहीं दूसरी ओर संप्रदायवाद, नस्लवाद, धार्मिक आतंकवाद, जातिवाद तथा वंचित वर्गों के प्रति भेदभावों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ऐसे में कबीर के निर्गुण निराकार की भक्ति, जनसाधारण के लिए धर्म की सहजता, जनसाधारण के सामूहिक हित, जाति प्रथा पर चोट तथा अमानवीय प्रथाओं के त्याग आदि विचारों की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, वर्तमान समय में सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु, धार्मिक एवं जातिगत समानता हेतु कबीर का धर्म एवं जाति के नाम पर बांटने वालों पर कटाक्ष का विचार वर्तमान भारतीय समाज के संदर्भ में तार्किक प्रतीत होता है। वर्तमान असमानता के समय में कबीर के समानता मूलक, निरपेक्ष एवं भाईचारे से युक्त समाज की कल्पना सत्य प्रतीत होती है। कबीर का मूर्ति पूजा का विरोध, आडंबरों को पीछे छोड़ मानवता को सर्वश्रेष्ठ मानने का विचार वर्तमान में मानवाधिकारों के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ साबित होता है। पाश्चात्य जगत के लिए स्वामी विवेकानंद भारत के पहले सांस्कृतिक राजदूत थे, जिन्होंने भारत के सांस्कृतिक एकीकरण के अतुल्य योगदान दिया। विवेचना कीजिए, 150 शब्द में लिखना है। क्वेश्चन है, पाश्चात्य जगत के लिए स्वामी विवेकानंद भारत के पहले सांस्कृतिक राजदूत थे, जिन्होंने भारत के सांस्कृतिक एकीकरण में अतुल्य योगदान दिया। विवेचना कीजिए। उत्तर है, 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लेना स्वामी जी के जीवन तथा उनके उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण था। इसी संसद में दिए गए
दिए गए भाषण ने उन्हें पाश्चात्य जगत का प्रथम सांस्कृतिक दूत बना दिया। इसे निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। स्वामी जी ने हिंदू दर्शन, जीवन शैली और संस्थाओं की व्याख्या पाश्चात्य जगत में सरलतम शब्दों में की, जिससे कि पाश्चात्य समाज इसे भलीभांति समझ सके। उन्होंने पाश्चात्य समाज को यह अनुभव करवाया कि वह स्वयं के उद्धार हेतु भारतीय आध्यात्मिकता से बहुत कुछ सीख सकता है। उन्होंने पाश्चात्य विश्व के समक्ष यह सिद्ध किया कि अपनी गरीबी और पिछड़ेपन के बावजूद भी भारत का विश्व संस्कृति को अमूल्य योगदान है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक अलगाव समाप्त करने का प्रयास किया। वह भारत के प्रथम सांस्कृतिक राजदूत बनकर पाश्चात्य जगत गए। इसके अतिरिक्त भारत के सांस्कृतिक एकीकरण में भी विवेकानंद का अभूतपूर्व योगदान है। जैसे स्वामी जी ने हिंदू धर्म और दर्शन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों के मध्य प्रतिस्पर्धा एवं विरोध को समाप्त कर एक राष्ट्रीय पहचान के सूत्र में बांधा। स्वामी जी ने पाश्चात्य संस्कृति के सर्वोत्तम तत्वों के भारतीय संस्कृति में विलय का कार्य किया। स्वामी जी ने भारतीय दर्शन में स्वयं के चिंतन और अनुभव से मौलिक विचारों को जोड़ा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने पाश्चात्य जगत में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार तो किया ही, स्वयं के अकाट्य प्रयासों से भारत का सांस्कृतिक एकीकरण भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की संस्कृति आज से भारत में भी जारी है, टिप्पणी कीजिए। भारतीय संस्कृति प्राचीनता, निरंतरता व चिरस्थायित्वता के स्वरूप में स्पष्ट परिलक्षित होती है। भारतीय संस्कृति के इतिहास में हड़प्पा संस्कृति का योगदान उल्लेखनीय रहा है। वर्तमान भारतीय समाज में इस संस्कृति के विद्यमान लक्षणों को विभिन्न रूपों में देख सकते हैं। पहला है, हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता थी, जहां मातृ देवी का पूजन किया जाता था। इसे वर्तमान भारतीय समाज में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जहां लोगों द्वारा शक्ति देवी, ग्राम देवी इत्यादि के रूप में देवी की पूजा की जाती है। सेकंड है, सैंधव सभ्यता के वृक्ष पूजन के प्रमाण मिले हैं। साथ ही पशुओं की धार्मिक महत्ता के भी साक्ष्य मिले हैं, जो आज भी भारतीय हिंदू धर्म समाज में दृष्टिगोचर होता है। तीसरा है, सैंधव मुद्राओं से नाग पूजा के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं, जो आज भी भारतीय हिंदू धर्म समाज में नाग पूजा की परंपरा के रूप में विद्यमान है। चौथा है, सैंधव सभ्यता के लोग जल को पवित्र मानते थे तथा धार्मिक समारोहों के अवसर पर सामूहिक स्नान आदि का काफी महत्व था, जैसा कि बृहद स्नानागार से स्पष्ट होता है। यह भावना आज भी हिंदू धर्म में विद्यमान है। चौथा है, दुर्ग निर्माण व प्राचीरों के निर्माण की कला भी हमें सैंधव काल से प्राप्त होती है। सुनियोजित ढंग से नगर बसाने का ज्ञान सैंधव काल की ही देन है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सैंधवकालीन सांस्कृतिक जीवन के लक्षण इस सभ्यता के पतन होने के पश्चात भी वर्तमान भारतीय समाज में जीवंत रूप में विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला भारतीय, फारसी और इस्लामी शैलियों के एक विशेष संयोजन को प्रतिबिंबित करती है, परीक्षण कीजिए। उत्तर है, मुगल काल राजनीतिक के साथ साथ सांस्कृतिक प्रगति के दृष्टिकोण से भी भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में मुगल चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल से आरंभ हुआ और यह अकबर तथा जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। प्रकृति के घनिष्ठ अवलोकन और उत्तम तथा कोमल आरेखन पर
आधारित सुनम्य प्राकृतिकवाद मुगल शैली की प्रमुख विशेषता है, जो फारसी शैली से प्रभावित है। यह सौंदर्य के उच्च गुणों से परिपूर्ण तथा प्राथमिक रूप से वैभवशाली प्रकृति की है। मुगल चित्रकला शैली पर ईरानी शैली का प्रभाव निर्णायक ढंग से पड़ा, जिसके अंतर्गत चित्रकारों द्वारा राजदरबार के जीवन चरित्र, युद्ध के दृश्य इत्यादि का चित्रण प्रमुख रूप से किया जाता था। इसके अलावा फूल पौधे और पशु पक्षी, वेशभूषा इत्यादि पर भी ईरानी प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। अकबर के शासनकाल में मुगल चित्रकला शैली पर भारतीय शैली का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जिससे विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक परंपराएं एक दूसरे के संपर्क में आई। विशेष तौर पर राजपूत शैली का प्रभाव अत्यधिक पड़ा, जहां चौड़ी ब्रश की जगह गोल ब्रश का इस्तेमाल, रंगों के प्रयोग में भिन्नता आदि उल्लेखनीय है। इस प्रकार मुगल चित्रकला शैली पर ईरानी, फारसी व भारतीय शैली संयोजन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म की कई मामलों में समरूपता दर्शाते हैं। इसके बावजूद जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म का प्रसार व्यापक स्तर पर हुआ। इसके क्या कारण रहे, विवेचना कीजिए। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसका योगदान अविस्मरणीय रहा है। दोनों ही धर्मों ने भारतीय सांस्कृतिक जीवन को काफी प्रभावित किया है। इन दोनों धर्मों में समानता के साथ साथ असमानता के तत्व भी रहे हैं, जिसके कारण जैन धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा ज़्यादा व्यापक रूप से प्रसारित नहीं हो सका। हमें इसे निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। तो समानता के तत्व है, दोनों ही धर्मों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का विरोध किया। दूसरी समानता है, अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ही धर्मों ने बल दिया। तीसरी समानता है, कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा मोक्ष दोनों ही धर्मों में शामिल थे। चौथी समानता है, दोनों धर्मों में प्रचार प्रसार के लिए भिक्षु संघों की स्थापना पर बल दिया गया। उपरोक्त समानता के बावजूद भारत में जैन धर्म का उतना व्यापक प्रसार नहीं हो पाया जितना कि बौद्ध धर्म का हुआ। इसके निम्नलिखित कारण है। पहला, बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग पर बल दिया। उसके तहत मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं किया जाता था, परंतु जैन धर्म में मोक्ष के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक माना गया। बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता था, जबकि जैन धर्म में इसकी प्रधानता विद्यमान थी। बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म में अहिंसा एवं अपरिग्रह पर अधिक बल दिया गया है। इस संदर्भ में उनके विचार अतिवादी थे। जैन धर्म में नग्नता को अनिवार्य माना गया था, जो बौद्ध धर्म में अनुपस्थित था। गौतम बुद्ध द्वारा तत्कालीन समाज में विद्यमान कुरीतियों पर जिस प्रकार से कुठाराघात किया गया था, उस प्रकार से महावीर द्वारा नहीं किया गया था। अतः उपरोक्त कारणों पर यदि गौर करें तो स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म जैन धर्म के सापेक्ष अधिक लचीला था, जो सर्वसाधारण के लिए आसानी से अनुकरणीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती मूर्तिकला अपने धार्मिक तत्व को आत्मसात करते हुए लोकोन्मुखी रही, विश्लेषित कीजिए। मूर्तिकला भारतीय उपमहाद्वीप में हमेशा से कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रिय माध्यम रही है। भारतीय मूर्तिकला का स्वरूप अधिक रोचक, सहज, धार्मिक और स्थानीयता से युक्त है। सातवाहन काल में द्वितीय शताब्दी के उत्तरार्ध में अमरावती मूर्तिकला का प्रादुर्भाव हुआ। इस मूर्तिकला का विश्वास अमरावती में होने के कारण इसे अमरावती मूर्तिकला शैली कहा गया। अमरावती दक्षिण भारत के गुंटूर जिले के पास स्थित है। अमरावती मूर्तिकला शैली बाह्य संस्कृतियों से प्रभावित नहीं थी, यह स्वदेशी शैली से विकसित हुई थी। यह मूर्तिकला आंध्र प्रदेश के जग्गैयापेट
नागार्जुनकोंडा तथा महाराष्ट्र के तेर के स्तूप के अवशेषों में देखी जा सकती है। इस कला में धार्मिक तत्वों के प्रभाव के रूप में बुद्ध का प्रभाव मुख्य रूप से दिखाई देता है, जिसमें बुद्ध की व्यक्तिगत विशेषताओं पर कम बल दिया गया है, परंतु बौद्ध मूर्तियों में उनके जीवन एवं जातक कथाओं की कहानियाँ इस कला के धार्मिक पक्षों को व्यक्त करती है। अमरावती मूर्तिकला की कुछ नीतियाँ। कुछ मूर्तियों में स्त्रियों को उनके पांवों पूजते हुए दर्शाया गया है। यहाँ पांवों का पूजन धार्मिक महत्व को व्यक्त करता है। अमरावती मूर्तिकला में लिंगराज पल्ली से प्राप्त धम्मचक्र, बोधिसत्व तथा बौद्ध मत के रत्नों को दर्शाने वाली एक मुंबजाकार पट्टी प्राप्त हुई है, जिसमें बुद्ध, धम्म एवं संघ तीनों को निरूपित किया गया है। अमरावती मूर्तिकला में धार्मिक तत्वों के समावेश के साथ साथ लोकोन्मुखी तत्व भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। अमरावती मूर्तिकला के माध्यम से पहली बार शारीरिक एवं भावनात्मक अभिव्यक्तियों में निकटता आई। अमरावती मूर्तिकला में आभूषणों की न्यूनतम संख्या स्त्रियों में आभूषणों के प्रति कम आकर्षण को इंगित करती है। अमरावती मूर्तिकला में ज़्यादातर बुद्ध के जीवन की घटनाओं, पुनर्जन्म की कथाओं का चित्रण है। हावभाव तथा सौंदर्य की दृष्टि से अमरावती कला शैली की मूर्तियाँ सभी मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अमरावती शैली में सजीवता एवं भक्तिभाव के साथ कुछ मूर्तियों में काम विषयक अभिव्यक्तियाँ देखने को मिलती है, जो इसे लोकोन्मुखी बनाती है। अमरावती मूर्तिकला ने कला के माध्यम से धर्म प्रधान की जगह मनुष्य प्रधान बनने का प्रयत्न किया। इस परिवर्तन का मुख्य कारण भारतीय समाज का व्यवसाय प्रधान होना था, अतः इस कला पर धर्म का प्रभाव कम होने के साथ ही यह लोकोन्मुखी बनती चली। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला भाग हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो लोग जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की उन तक पहुंच सके और वो उनका लाभ उठा सके। मेरी इतनी ही कोशिश है कि आप कम टाइम में, कम पैसों में, कम एफर्ट के साथ आईएएस की तैयारी कर सके। अगर आप हाउस वाइफ हो या आप किसी भी काम में हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो मेरा ये ऑडियो बुक सुनकर आप आईएएस की तैयारी कर सकें। मैं ऐसे ही रोज़ नए नए वीडियो डालता रहूँगा। जैसे जैसे मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, आगे जाएगा, मुझे इनकम आएगी, तो मैं और इसमें सुधार करके और अच्छे क्वालिटी के वीडियो डालूँगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल पर देखते रहिएगा। मैं आपको मेरा खुद का नॉलेज शेयर नहीं कर रहा। जो दृष्टि आईएएस की टीम ने जो बुक छापे हैं, जो सिलेबस है उन्होंने जो दिया है, मैं उनसे बुक खरीद कर मैं आपकी सेवा के लिए मैं ये एफर्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन के स्वरूप में आप सिलेबस को कवर कर सको और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।